हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। के कस्तूरीरंगन कमेटी, जो इसरो के पूर्व चेयरमैन थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को सौंपी। इंटरनेट पर यह उपलब्ध है, ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी 2019। अगर इतिहास की बात करें तो 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये एक प्रोविज़न किया था कि 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए जाएंगे शिक्षा पर, लेकिन इस दिशा में कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। फिर धीरे धीरे बुद्धिजीवियों के दबाव के कारण सरकार ना चाहते हुए थोड़ी थोड़ी खर्च करती रही और उस वक्त उन लोगों का यह मानना था कि हम लोग डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को फॉलो करेंगे। अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत क्या होता है कि उन्होंने सोचा कि अगर ऊपरी स्तर पर हम लोग शिक्षा देंगे और ऊपर के स्तर पर जो लोग शिक्षित होंगे वो नीचे वाले को पढ़ाएंगे, फिर नीचे वाले जो शिक्षित होंगे वो उससे नीचे वाले को पढ़ाएंगे और इस तरह शिक्षा का विकास होगा। लेकिन यह पॉलिसी पूरी की तरह पूरी फेल साबित हुई और बाद में इसको छोड़ दिया गया। अक्सर हम लोग सुनते हैं मैकाले सिस्टम कि अरे भारत में तो यह मैकालेन सिस्टम है। लॉर्ड मैकाले ने एक नीति बनाई थी, उसका मानना था कि हम लोग ऐसे भारतीय तैयार करेंगे जो रंग रूप चेहरे से तो भारतीय हो लेकिन दिमाग से ब्रिटिश हो। ये मैकालन पद्धति कई बार कमेंट के रूप में कह दिया जाता है। मैग्ना कार्टा की बात करें भारतीय शिक्षा में तो उसे कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को। वुड्स डिस्पैच भारतीय शिक्षा व्यवस्था की मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर आज़ादी की बात करें तो यूनिवर्सिटी कमीशन बना था 1948 में, फिर 1952 में बना। 1964-66 में डॉक्टर कोठारी कमेटी बना था, कोठारी कमीशन। उन्होंने भी यह बात कही थी कि 6% जो खर्च है वो शिक्षा पर किया जाना चाहिए, लेकिन अब तक हार्डली 3% से कम ही अब तक शिक्षा पर खर्च किया गया है। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी के सरकार के समय एक पॉलिसी बनी 1986 में, और उसके बाद यह लगभग 34 साल बाद एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज किया गया। हालांकि 1992 में भी एक छोटा सा संशोधन इसमें किया गया था, लेकिन बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं था। अगर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, अगर इस पॉलिसी का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है, इसकी बात करें तो यह बात करता है एक्सेस, इक्वालिटी, इक्विटी, एफोर्डेबिलिटी। एक्सेस कहने का मतलब है कि सभी लोगों तक शिक्षा का पहुंच हो। इक्विटी यानी कि समानता। क्वालिटी, शिक्षा तो मिल रही है लेकिन इस स्तर तक की शिक्षा है कि 10वीं क्लास के बच्चे 5वीं में फेल हो जाएं। एफोर्डेबिलिटी, ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो कि सब कोई उसको प्राप्त कर सके, एफोर्ड कर सके। इससे पहले यूनिवर्सल एजुकेशन कर दिया गया था इंडिया में कि जो भी 6 साल से 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे उनको मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन 0 से 3 वर्ष के बीच में कोई इसके लिए प्रावधान नहीं था। हालांकि प्ले स्कूल में तो आजकल बच्चे 2 साल 3 साल में ही चले जाते हैं और फिर बहुत सारी व्यवस्थाएं M1 M2 ए से लेकर जेड तक क्लासेस बनी हुई हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए ऐसा तो नहीं होता है। और फिर आंगनवाड़ी की सिस्टम थी और बहुत सारे विद्यालय बिहार वगैरह में चरवाहा विद्यालय है कि जो, और कई तरह के विद्यालय हैं। एक शक्करशाला भी खोला गया था, जैसे गन्ने के खेतों में जो काम करने वाले जो मजदूर होते थे, तो उन लोगों के बच्चे जब दिन में गन्ने के काम में चले जाते थे उनके पेरेंट्स, तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। इस तरह के भी प्रावधान किए गए थे, लेकिन काफ़ी हद तक ये स्ट्रक्चरल चेंज करने का ये प्रयास किया गया है। अब इसमें कुछ कुछ शब्द हैं। अकाउंटेबिलिटी, यानी कि इट्स बिलीव दैट पर्पस ऑफ एजुकेशन इज डेवलप गुड ह्यूमन बींग, यानी कि शिक्षा का जो ध्येय है, जो महात्मा गांधी भी पहले ये सब बात अच्छी अच्छी बात कर चुके हैं। और साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना है, जो हमारे डीपीएसपी में आप देख सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी में भी ये बात है, मौलिक कर्तव्य में, कि साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देंगे, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देंगे, इमेजिनेशन को बढ़ावा देंगे, इथिकल साउंड और बहुत सारी वैल्यू को, जो हमारे संवैधानिक आदर्श हैं उनको बढ़ावा देना, जैसे कि इंक्लूसिव, समावेशिता, प्लुरल सोसाइटी, जो ब्रदरहुड की जो भावना है, और संविधान का जो आदर्श है, वो सब बातें, ये लक्ष्य, ये आदर्श बताए गए थे। कुछ मेजर हाइलाइट्स देख लेते हैं, और बहुत सारी बातें कहीं कहीं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके बाद यानी कि कोई सेपरेशन नहीं होगा बहुत बड़ा कि साइंस और आर्ट्स के बीच में। मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की जाती है, होलिस्टिक एजुकेशन, और क्रिएटिविटी पर फोकस किया जाएगा और कॉन्सेप्ट पर फोकस किया जाएगा, इंटरनेशनलाइजेशन पर फोकस किया जाएगा शिक्षा के बाद। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की जाती है, और जैसे कि हमने बात किया कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, एम्पैथी, रिस्पेक्ट टू अदर, जो भी
अगर किसी को अगर लिखना है या जानना है या बोलना है, तो जो प्रस्तावना की बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें सभी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन अमंग द लॉ, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, उन सभी साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दे, लिबर्टी को बढ़ावा दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, संकीर्णता की भावना को बढ़ावा न दे। जो स्ट्रक्चरल मिसमैच था शिक्षा व्यवस्था में, कि शिक्षा व्यवस्था का ध्येय कुछ और यहाँ लोगों का जो मानना था वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल नहीं मिल पा रही थी, बल्कि शिक्षा बढ़ते जा रहा था। तो प्रमोट करना है एक रिसर्च इकोसिस्टम को, देश में एक रिसर्च फाउंडेशन को, एक रोबस्ट मैकेनिज्म लेकर के आना है, और बहुत सारी चेंजेस की गई है। तो इसमें मेजर चेंजेस की ही बात करेंगे। सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है वो मॉडल है, जो 5+3+4, 5+3+3+4, ये क्या है? पहले क्या होता था कि 5 साल तक आए, अलग व्यवस्था, 10 साल तक, उसके बाद 6ठी से 10वीं तक में एक बोर्ड हो जाता था मैट्रिक का, फिर 10+2 हो जाता था, और फिर ग्रेजुएशन 3 साल का होता था। लेकिन अब है 5 साल यानी कि 3 और 2 में बांटा गया है। फिर 3 साल, 8 साल से लेकर 11 साल तक के लिए 3 साल, और क्लास तीसरी से 5वीं तक। फिर अगला 3 साल 11 साल से 14 साल तक उम्र के लिए, और क्लास जो बांटा गया है 6ठी से लेकर के 8वीं तक। और फिर अगले 4 साल 14 साल से लेकर के 18 साल के लिए, और 12वीं तक, यानी कि ये मानता है कि 18 साल तक स्टैंडर्ड एज है केवल 12वीं का। और अभी जो क्या कई बात होती थी कि 14 साल कम से कम मैट्रिक का है, हालांकि 14 में कोई करते नहीं थे, सीबीएसई में तो और ज़्यादा एज लग जाता है, फिर भी कई लोग 14-15 मैट्रिक कर जाते थे और 2 साल 17 तक इंटर कर ही जाते हैं। तो 18 कम से कम ये मान के चल रहा है इंटरमीडिएट तक, फिर 4 साल ग्रेजुएशन होगा, यानी कि 22 साल आपके ग्रेजुएशन तक ये लेकर के चल रहा है। तो ये मेजर चेंज किया गया। दूसरी चेंज की गई है मल्टी लैंग्वेज एंड पावर ऑफ लैंग्वेज। देखिए, भाषा अगर किसी पर थोपने का प्रयास किया जाता है तो दुनिया में इसने क्रांति को बुलावा दिया है। जैसे कि अगर श्रीलंका की बात करें, एनसीईआरटी वगैरह में डिस्कस है, सिंहली भाषा, अगर कोई भी भाषा थोपने का प्रयास किया गया ऑथोरिटेरियन रिजिम के द्वारा। रूस में एक देश एक जार की नीति अपनाई गई थी। तो ये भाषा को लेकर कई आंदोलन भी हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है। हालांकि आज़ादी के बाद तो कई राज्यों का गठन भाषाई आधारों पर ही हुआ है। गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात, पंजाबी बोलने वालों के लिए अलग, हिंदी बोलने वालों के लिए अलग। तो भाषा एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा रहा है हमेशा से पूरे दुनिया में। तो यहाँ पे ये कोशिश की जाएगी, जो बच्चे का जो ब्रेन होता है 3 साल तक, उसको अगर मदर टंग में यानी कि मातृभाषा में अगर शिक्षा दी जाए, जरूरी नहीं कि इंग्लिश स्कूल में ही भेजे। अब सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट यहाँ पे मिलते हैं। सो कॉल्ड कहने का मतलब है तथाकथित, पढ़ तो रहे इंग्लिश मीडियम में, हाँ सब कुछ, लेकिन उसकी क्रिएटिविटी डेवलप नहीं हो पाई, उसका चिंतन अंग्रेजी में डेवलप नहीं हो पाया है। अब सामाजिक सम्मान का भी फिक्र करना है कि भाई हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो मदर टंग में यानी कि मातृभाषा में शिक्षा को दिया जाए, वो बच्चों के लिए बहुत सही रहेगा पहले 5 साल तक। फिर बाद में अब उसके पास 3 लैंग्वेज फार्मूला होगा। हिंदी को न, किसी भी भाषा को यहाँ पर इम्पोज न करी जाएगी इस सिस्टम में। तो यहाँ पे ये आज़ादी दी गई है। फिर बाद में यह भी आज़ादी होगी, हाँ भाई आप संस्कृत को लेकर चलना चाहते हैं कि नहीं। तो ये पूरी आज़ादी दी गई है। मल्टी लैंग्वेज एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये वेलकम स्टेप है। उसके बाद की हाईलाइट्स देखें तो टेक्नोलॉजी जो है उसका उपयोग किया जाएगा। आज का एक है डिजिटल एज। अगर एजों का अगर डिवाइड करें, जैसे कि ओल्ड एज कहा जाता है पत्थर एज, यानी कि पाषाण युग, पत्थर एज से अंतरिक्ष युग है, और ये एक डिजिटल एज है। और इसको अब तो बात स्वीकार जरूर किया जा सकता है। एक पेपर में एक न्यूज़ आया था कुछ समय पहले कि एक व्यक्ति ने अपने गायों को बेच दिया, जो काफ़ी दुधारू गाय है, 6,000 के मोबाइल फ़ोन के लिए, ताकि अपने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवा सके। तो यहाँ पे एक डिबेट तो आगे आएंगी, कई डिबेट आएंगे जिसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ इस वीडियो का पर्पस है की हाईलाइट डिस्कस करना कि क्या इंडिया कितना रेडी है टेक्नोलॉजी के लिए, कितना एक्सेस कर पाएगा गाँव के लोग। टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इस पैंडेमिक ने सारी चीज़ ऑनलाइन हो चुके हैं, काफ़ी शिक्षा व्यवस्था, ये वीडियो भी ऑनलाइन बनाया जा रहा है। तो टेक्नोलॉजी का जितना हर संभव हो सके यूज करने पर, कई बार प्रधानमंत्री भी हमारे फोकस करते रहते हैं। तो एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाएगा, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम क्रिएट किया जाएगा, जहाँ पर आइडिया को शेयर किया जाएगा। एक डेडिकेटेड यूनिट बनाया जाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एक अलग से यूनिट बनाया जाएगा जो कैपेसिटी बिल्डिंग को इनक्रीज करें, और टेक्नोलॉजी जितने भी अलग अलग क्लासरूम प्रोग्राम हैं, जो भी अन्य प्रोसेस हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए समय समय पर। और एक बात हमेशा से की जाती है
कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना, हमेशा से जो भी दुनिया में बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको हमेशा से अडॉप्ट किया जाए। ध्येय तो यही होना चाहिए कि लोग तक शिक्षा पहुंच पाए, न कि सिद्धांत। अगर स्कूल ना पहुंच पा रहे हों बच्चे, तो किसी न किसी तरह करके जो स्कूल है वो पहुंच जाए। और एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देना चाहिए, कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम को पूरे देश में। अब जैसे कि उन्नयन बांका एक प्रोग्राम वहाँ के डीएम लेकर के आए और वो काफ़ी फेमस हुआ। वो और न सिर्फ बांका जिला स्तर पर बल्कि राज्य स्तर पर और पूरे देश के स्तर पर, और फिर उनको बुला लिया गया सेंटर में, जो वहाँ पे आईएएस अधिकारी थे। आप लोग नाम कमेंट करके बताएंगे जिनको पता होगा। टीचर की एजुकेशन के लिए ऐसा नहीं है कि हाँ कोई आप कैसे भी टीचर बन जाए। 2030 के बाद मिनिमम डिग्री जो होगा क्वालिफिकेशन के लिए 4 ईयर बीएड। अब कई लोगों के मन में हुआ कि 2022 से क्यों नहीं, 8 साल बाद क्यों, या कोई भी चेंजेस एक लॉन्ग टर्म में चेंज किया जाता है, अचानक से नहीं। और फिर ये भी तो देखना है कि कल को कोई लोग बीएड कर लिए 3 साल के, तो फिर धरना प्रदर्शन भी स्टार्ट जल्दी हो सकता है कि गलत है 3 साल का ग्रेजुएशन। तब तक लोग निश्चिंत हो जाएंगे, चलो भाई तब तक हम लोगों के समय ये लागू नहीं होगा। या कोई भी एज कटौती की जाती है सरकार के द्वारा, तो लोग अगले दिन सड़क पर आ जाते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा। हालांकि अभी भी कई राज्यों में उत्कृष्ट तरीकों का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी इनकरेज किया जाएगा शिक्षा देने में। अभी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का रोल काफ़ी बेहतरीन है। अगर किसी को शिक्षक बनने के लिए अगर चॉइस दिया जाए तो वो प्राइवेट में ही चॉइस करेगा, ऐसा कभी भी नहीं। वो हमेशा प्रीफर करता है कि गवर्नमेंट शिक्षक बने। अगर किसी को अगर अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजना पड़े तो हमेशा से ये चॉइस करता है कि हम प्राइवेट में ही जाएं। अगर पढ़ाने के लिए हो तो वो ज़रूर सोचता है कि प्राइवेट में हम ना जाए। तो फिर कैसे वो संभव कर सकते हैं जब बेस्ट लोग प्राइवेट में जाना नहीं चाहते और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो कैसे वहाँ पे शिक्षा का माहौल बेहतर हो सकता है, ये अलग बात है। कुछ समय पहले ये भी निर्णय दिया गया था एक कोर्ट के द्वारा, इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा, कि जितने भी बड़े लोग हैं आईएएस आईपीएस हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजे। फिर इसको जुडिशियल एक्टिविटीज़ मान ओवर रीच से लोग जोड़ कर देख रहे थे। प्रोफेशनल एजुकेशन और बहुत सारे प्रोविज़न किए गए। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की बात है, जब भी इंस्टीट्यूट की रैंकिंग आती है इंडिया में, हायर एजुकेशन की जब रैंकिंग दिया जाता है, तो भारत 150, 150, 160 के बाद ही शुरू होता है। कभी आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे या आईआईएससी बेंगलोर टॉप पर रहता है। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कभी भी नहीं हो पाया है। और इसके लिए काफ़ी हद तक योगदान है मौलिक चिंतन का अभाव, क्रिएटिविटी का अभाव। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार को काफ़ी हद तक प्रयास करना होगा। कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि रिसर्च इकोसिस्टम को देश में बढ़ाया जा सके। जैसे अटल इनोवेशन मिशन है, अटल थिंकिंग लैब है, और फिर युवा कार्यक्रम है इसरो के द्वारा, ध्रुवा कार्यक्रम है, लक्ष्य है, निष्ठा है, बहुत सारे स्कीम लेकर के आई है। और एक और काम यहाँ पे किया जाएगा वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया जाएगा। एक लाइन में आप सीधे कि हाँ भाई ये एजुकेशन ही होगा। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक ब्रॉड टर्म है। अब मानव संसाधन कौन हो? दक्ष हो। अब दक्ष जिसको अब किसी भी कार्य में दक्ष हो सकता है वो। हालांकि मानव एक संसाधन है, लेकिन संसाधन वो तभी है, किताबें और दिमाग तभी काम करती है जब वो खुली हो। उसी प्रकार मानव संसाधन तभी हो, वो शिक्षित नहीं हो बल्कि दक्ष हो। शिक्षित तो होना ही चाहिए। पब्लिक स्पेंडिंग को, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कि उसको बढ़ाया जाएगा, 6% तक किया जाएगा। और सरकार इन्होंने कुछ रिपोर्ट बताया है कि भूटान जैसे छोटे देश 7.5% खर्च करते हैं, जिम्बाब्वे खर्च करती है भारत से ज़्यादा, स्वीडन खर्च करती है। तो छोटे छोटे देश, चाइना बिलियन खर्च करता है। अगर अभी यहाँ पे हेल्थ डिजास्टर आया है, उस पैंडेमिक से निपटने के लिए देश स्ट्रक्चरल चिंतन पर ज़रूर बल देगा कि क्या किया जाए कि भविष्य में इस तरह की त्रासदी ना आए। उसी तरह से जब भी इकोनॉमिक डिजास्टर आए और किसी तरह का आर्थिक संकट आए, तो भारत को उसी तरह से नीचे से सोचने की आवश्यकता है, ताकि अभी से ही हम इन्वेस्ट करें ह्यूमन रिसोर्सेज में, ताकि कल को इसका काफ़ी हैवी रिटर्न मिल सके। और इसमें टीचर को भी कोर बनाया गया है, टीचर के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। कहा जाता है किसी सभ्यता को अगर नष्ट करना हो, किसी सिविलाइजेशन को बर्बाद करना हो, तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को आप बर्बाद कर दीजिए। यहाँ पे एमफिल का एक कोर्स होता था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। बोर्ड एग्ज़ाम का जो बर्डन होता था, और काफ़ी लोग तो सुसाइड भी कर लेते थे नंबर को लेकर के, तो उसको ईजियर बनाया जाएगा और एक बेहतरीन
पहल शुरू की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। परीक्षा पे चर्चा, लोग अपने सवाल पूछते थे ताकि उनका स्ट्रेस काफ़ी कम हो सके। तो ये सब बातें मदर टंग में शिक्षा दिया जाएगा, हमने डिस्कस कर लिया। न्यू कैरिकुलम बनाया जाएगा क्लास 6 से ही, और वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा, आगे चल के जॉब लेने के लिए उनको फिर भटकना न पड़े। कभी भी अगर चपरासी का पोस्ट आए तो फिर PhD वाले न भर दे, इसलिए वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा। मिशन टू इंश्योर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल 2025 तक, हालांकि 2025 तक तो हमारा और भी बहुत सारे लक्ष्य हैं। हायर एजुकेशन पर जोर दिया गया है कि 1 से 2 साल का PG प्रोग्राम, MPhil वगैरह, बीच में किसी तरह का ये झंझट नहीं होगा। कॉलेज के एफिलिएशन के लिए यहाँ पे 15 साल के लिए दिया गया। न्यू अम्ब्रेला रेगुलेटर बनाया जाएगा हायर एजुकेशन में। बाकी वीडियो को लंबा ना करते हुए किसी दूसरे वीडियो में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।